और बायां, तो अगर दोनों भागों की बनावट में कुछ अंतर हो तो बच्चा डिस्लेक्सिक हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली डिस्लेक्सिया का कोई इलाज नहीं है, दवाओं से इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। तो डिस्लेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, याद रखिएगा, एक तरह का पठन विकार है जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है, पढ़ने को प्रभावित करता है, लिखने को प्रभावित करता है और सीखने के तमाम दूसरे आयामों को ही प्रभावित करता है। अब डिस्लेक्सिया तीन तरह का हो सकता है। बच्चा तीन तरह से डिस्लेक्सिक हो सकता है। पहला हो सकता है फोनोलॉजिकल डिस्लेक्सिया, यानी ध्वनि से संबंधित डिस्लेक्सिया, अर्थात बच्चा ध्वनियों को और अक्षरों को डिकोड नहीं कर पाएगा, यानी उनका मतलब नहीं समझ पाएगा। दूसरा हो सकता है दृश्यगत डिस्लेक्सिया, यानी विजुअल डिस्लेक्सिया। तो विजुअल डिस्लेक्सिया में बच्चे को अक्षर हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे वो एम और डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाएगा, या वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाएगा। और इस वजह से जब भी वो किताबों को पढ़ने की कोशिश करेगा तो अक्षर उसको नाचते हुए दिखाई देंगे और वो भ्रमित हो जाएगा, इसलिए उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तीसरा होता है सरफेस डिस्लेक्सिया। बच्चा ध्वनियों को तो समझता है सरफेस डिस्लेक्सिया में, लेकिन पूरे शब्दों को डिकोड नहीं कर पाता, पूरे शब्दों का मतलब नहीं निकाल पाता। तो एक फिल्म आई थी, परिचित है आप सभी लोग, तारे जमी पर, आमिर खान जी की। तो उस फिल्म में दरशील सफारी ने एक डिस्लेक्सिक बच्चे का कैरेक्टर प्ले किया था और आमिर खान जी ने एक शिक्षक का रोल प्ले किया था। फिल्म डिस्लेक्सिया को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है। अच्छा, डिस्लेक्सिया कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसपे कंट्रोल ना पाया जा सके, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तमाम बड़े सफल लोग डिस्लेक्सिक रहे। एक नाम मैं ले लेता हूँ, अभिषेक बच्चन अपने बचपन में डिस्लेक्सिक थे। ऋतिक रोशन को भी डिस्लेक्सिक माना जाता था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डिस्लेक्सिक मानते हैं। लेकिन इन सब लोगों ने अपने डिस्लेक्सिया पर काबू पाया और आगे बढ़े। अच्छा, डिस्लेक्सिक बच्चे या किसी भी बच्चे को किसी भी मनोरोग से ग्रसित या किसी भी डिसऑर्डर से ग्रसित, मनोविकार से ग्रसित बच्चे को पढ़ाने का एक मात्र सॉल्यूशन है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से आप लोग परिचित हैं। समावेशी शिक्षा समेकित शिक्षा की अवधारणा से विस्तार से जानते हैं उसको आप लोग, फिर उससे भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे को अगर पढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? बड़े फॉन्ट वाली, बड़े चित्रों वाली किताबों का प्रयोग करना चाहिए और ऑडियो एड्स का यूज करना चाहिए, अच्छा, ताकि बच्चा सुन करके चीजों को समझ सके। तो खैर, याद रखने की और बात इतनी है कि डिस्लेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है। अब डिस्लेक्सिया का एक भाई है अलेक्सिया। अब अलेक्सिया क्या है? जो सिम्टम्स डिस्लेक्सिया के हैं वही सारे सिम्टम्स अलेक्सिया के हैं, याद रखिएगा। डिस्लेक्सिया की ही तरह अलेक्सिया होता है, लेकिन डिस्लेक्सिया एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है, एक विकासात्मक विकार है। लेकिन अलेक्सिया कभी भी हो सकता है। जैसे मान लो कभी किसी को चोट लग जाए मस्तिष्क में, किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, तो भी उसको पढ़ने जैसी समस्या पढ़ने जा सकती है, तो उसको अलेक्सिया कहा जाएगा, उसे डिस्लेक्सिया नहीं कहा जाएगा। डिस्लेक्सिया और एलेक्सिया दोनों एक जैसे हैं, अंतर सिर्फ इतना है, डिस्लेक्सिया जन्मजात होता है, अलेक्सिया अर्जित विकार है जो आगे कभी भी हो सकता है किसी बीमारी, दुर्घटना, चोट के कारण। अब डिस्लेक्सिया अगर किसी बच्चे को है तो निश्चित रूप से उसको डिस्ग्राफिया भी होगा और उसको डिस्कैल्कुलिया भी होगा। तो डिस्ग्राफिया क्या हुआ? डिस्ग्राफिया एक तरह का लेखन विकार है, यानी बच्चे को लिखने में समस्या आएगी, अक्षर नहीं लिख पाएगा, अक्षरों का आकार सही नहीं होगा, हस्तलेख बहुत खराब होगा, स्पेलिंग्स बहुत खराब होंगी उसकी, बार बार कोशिश करने के बाद भी सुधार नहीं हो पा रहा होगा। तो डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया है एक तरह का लेखन विकार। और इसी तरह से डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया हुआ गणितीय विकार। जिस बच्चे को डिस्कैल्कुलिया होगा तो वो गणित के अंकों को नहीं पहचान पाएगा, गणित की बहुत बेसिक संक्रियाओं को नहीं कर पाएगा। आप उसको समझाते रहो लेकिन वो इकाई दहाई ही नहीं समझ पाएगा, संख्याओं की रचना करना नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो विकार मैंने बताया वो है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया कैसा विकार है? गणितीय विकार है। डिस्ग्राफिया कैसा विकार है? लेखन विकार है।
और डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है पठन विकार। अब जैसे अलेक्सिया होता है, ठीक वैसे ही अग्राफिया भी होता है, और वैसे ही अकैलकुलिया भी होता है। अग्राफिया क्या है? अग्राफिया भी डिस्ग्राफिया की तरह एक लेखन विकार है, लेकिन अग्राफिया कब हो जाएगा? किसी बीमारी के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी चोट के कारण। माने अग्राफिया अर्जित है, डिस्ग्राफिया जन्मजात है। इसी तरह से अकैलकुलिया के वही सारे सिम्टम्स हैं जो डिसकैलकुलिया के हैं, यानी गणितीय विकार है, लेकिन अकैलकुलिया अर्जित है। बीमारी, दुर्घटना या चोट के कारण कभी अगर किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को गणितीय समस्याएं आने लगे, अंकों को समझने में समस्याएं आने लगे, तो उसको अकैलकुलिया कहा जा सकता है। हालांकि इनके डायग्नोस करने की अलग अलग तकनीकें हैं, तो इन पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हमें केवल याद रखना है कि डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है। अलेक्सिया, अग्राफिया और अकैलकुलिया ये तीनों अर्जित विकार हैं। ये जीवन में कभी भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्कैलकुलिया के प्रकार हैं, तो ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर 3 तरह का डिस्कैलकुलिया है। पहला है बच्चे को गणितीय शब्दों को, गणितीय सूत्रों को समझने में दिक्कत होगी। दूसरा हो सकता है कि उसको अंकों को लिखने में दिक्कत होगी, और तीसरा हो सकता है कि उसको गणना करने में, मानसिक गणना करने में दिक्कत होगी। तो डिस्कैलकुलिया भी 3 तरह का होता है बेसिकली। हालांकि डायग्नोस्टिकल साइंस में तो इसके 6 से ज्यादा टाइप्स भी नोट किए गए हैं, लेकिन मेन हम इसको 3 क्लासेस क्लासिफाइड कर सकते हैं: वर्बल, ग्राफिकल और मानसिक गणना करने में दिक्कत हो। तो डिस्कैलकुलिया किस प्रकार का विकार है? डिस्कैलकुलिया है गणितीय विकार। अच्छा, ये एक प्रश्न भी आया है डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया को लेकर के। डिस्प्रैक्सिया क्या है? ये गतिक कौशल संबंधी विकार है। अब डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? मस्तिष्क का समन्वय शरीर के ठीक अंगों के साथ ठीक से स्थापित नहीं हो पाता, जिससे हमारी मोटर स्किल्स क्या होते हैं? हमारे गतिक कौशल प्रभावित होते हैं। मोटर स्किल्स 2 तरह के होते हैं: सूक्ष्म, जटिल, सरल और जटिल, है ना। मोटर स्किल्स लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? ये हमारे मोटर स्किल्स हैं। तो डिस्प्रैक्सिया एक गतिक कौशल संबंधी विकार है। डिस्प्रैक्सिया के कारण बच्चे के हाथ पैरों का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर के अंगों का मस्तिष्क के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं हो पाता, जिससे बच्चे को बैलेंस और मोटर स्किल्स में दिक्कत आएगी। तो डिस्प्रैक्सिया के कारण बच्चे में लेखन संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ये प्रश्न आया था टीटी में, और बड़ा इस पे डिस्प्यूट भी हुआ था। तो डिस्प्रैक्सिया के कारण बच्चे में लेखन संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि डिस्प्रैक्सिया एक ऐसा विकार है जो हमारी मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है, और लिखना हमारी एक मोटर स्किल है। अब डिस्प्रैक्सिया का ही भाई है अप्रैक्सिया। ये ठीक वैसा ही है जैसा अलेक्सिया, अग्राफिया और अकैलकुलिया है। मस्तिष्क में चोट के कारण डिस्प्रैक्सिया जैसी कंडीशन अगर उत्पन्न हो जाए, मस्तिष्क में चोट के कारण अगर डिस्प्रैक्सिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो अप्रैक्सिया है। तो अप्रैक्सिया कैसा विकार हुआ? अप्रैक्सिया अर्जित विकार हुआ, लेकिन डिस्प्रैक्सिया एक विकासात्मक विकार है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। फिर इसके बाद एक अगला डिसऑर्डर है यहाँ पर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये भी याद रखना है आपको, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस पे सीटेट पे तो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में 2 बार प्रश्न इस पे पूछा गया है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक तरह का, ऑडिटरी का मतलब क्या हुआ? सुनना, प्रोसेसिंग मीन्स समझना। तो सुनी हुई ध्वनियों को अगर समझ के प्रोसेस ना कर पाए हमारा मस्तिष्क, तो हम कहते हैं कि एपीडी यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अलग अलग ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता बच्चा,
शिक्षक क्या बोल रहा है और कक्षा में शोर क्या हो रहा है, बच्चा उस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो वो डिसऑर्डर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कई अलग अलग तरह के डिसऑर्डर अगर होंगे तो बच्चे को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे सपोज करो बच्चा डिप्रेशन में है तो भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर बच्चे को एडीएचडी है, जिस पे आगे चर्चा करेंगे, तो भी बच्चे को एपीडी हो सकता है। ठीक है, या बच्चे को अगर कई बार डिसलेक्सिया है तो भी बच्चे को एपीडी हो सकता है। एंजाइटी में है, ऑटिस्टिक है बच्चा, यानी ऑटिज्म है बच्चे को, तो भी बच्चे को एपीडी हो सकता है। तो एपीडी कुल मिला के सुनी हुई बातों को प्रोसेस करके समझने में आने वाली कमी है, दिक्कत है, उस विकार को कहा जाएगा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जब बच्चा ध्वनियों में अंतर न कर पाए, सुनी हुई बातों को ठीक से समझ ना पाए, ठीक है, उसको प्रोसेस ना कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को एपीडी है, यानी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ये अकेले नहीं होता, ये किसी ना किसी डिसऑर्डर के साथ मोस्टली मर्ज होता है ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं दो और डिसऑर्डर हैं, एक है डिस्फेजिया और दूसरा है अफेजिया। डिस्फेजिया और अफेजिया दोनों स्पीच डिसऑर्डर हैं। अगर आप में से कोई हॉलीवुड फिल्मों को फॉलो करता होगा या देखते होंगे तो आप लोगों ने हॉलीवुड में एक एक्टर को देखा होगा, पहचाना होगा। उस एक्टर का नाम है ब्रूस विलिस। बहुत शानदार अभिनेता रहे हैं ब्रूस विलिस, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब अफेजिया हो गया है, यानी अब उनको बोलने में और समझने में दिक्कत होने लगी है, तो उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। तो डिस्फेजिया और अफेजिया ये दो डिसऑर्डर हैं। दोनों किस तरह के डिसऑर्डर हैं? दोनों स्पीच डिसऑर्डर हैं। ठीक है, तो डिस्फेजिया और अफेजिया आजकल दोनों लगभग एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, फिर भी दोनों में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। डिस्फेजिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बोलने में दिक्कत होती है, वाणी संबंधी विकार है। और अफेजिया में क्या होता है, भाषा को समझने में ही दिक्कत शुरू हो जाती है, यानी बोलना सुनना दोनों में दिक्कत हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे व्यक्ति, इस विकार से पीड़ित व्यक्ति या बच्चा अपनी वाणी को खो देता है। अफेजिया किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। डिस्फेजिया को सीधे तौर पर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि डिस्फेजिया आगे चल करके भी हो जाता है, कई बार जन्मजात नहीं होता है। यहाँ पर इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चा डिस्फेजिया से पीड़ित होगा, जो बच्चा या व्यक्ति डिस्फेजिया से पीड़ित होगा, उसके ब्रेन के 3 पार्ट्स इस इमेज में आप देख रहे हैं। ये 3 पार्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेन ब्रेन का एक पार्ट होता है ब्रोंकास एरिया, उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाने के कारण डिस्फेजिया हो जाता है। तो डिस्फेजिया या अफेजिया, इसका भी दवाओं से कोई ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं है, और अल्टीमेटली इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को फिर जूझना पड़ता है अपनी समस्याओं के साथ। तो प्रश्न ये भी आ चुका है कि डिस्फेजिया किस प्रकार का विकार है। तो डिस्फेजिया एक तरह का वाणी विकार है, एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर है डिस्फेजिया। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, और सोशल मीडिया में हम लाइक्स और शेयर्स के पीछे भाग रहे हैं, अपनी फोटोज पोस्ट करते हैं, अपने तमाम निजी जानकारियों को पोस्ट करते हैं, और उस पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक दें। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है, ये जो आदत है, ये आजकल की जनरेशन को, जो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है इस तरह से, नए लड़के लड़कियां, उनको डिस्मॉर्फिया की ओर ये आदत लेकर के जा रही है धीरे धीरे। डिस्मॉर्फिया अपने आप में खुद कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसको कोई डिसऑर्डर नहीं कहा जाना चाहिए। डिस्मॉर्फिया में व्यक्ति को यह लगता रहता है कि मेरे शरीर की बनावट सही नहीं है, मेरी एक आंख छोटी है, मेरे नाक की का आकार सही नहीं है, मेरा एक हाथ छोटा है, मैं सुंदर नहीं दिखता, या अपने शरीर में किसी कमी का एहसास होता रहता है डिस्मॉर्फिया से ग्रसित व्यक्ति को। तो
इस वजह से वो अपना आत्मविश्वास खोने लगता है और उसका जो सामान्य व्यवहार है, उसका जो जीवन है, वो भी प्रभावित होता है। डिस्मॉर्फिया से ग्रसित व्यक्ति लगातार शीशे के सामने खड़े होकर के अपने को देखता रहेगा कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, अच्छा ये समस्या है अभी मेरे साथ। वो अपनी फोटोज को जज करता रहेगा, एनालाइज करता रहेगा और परफेक्शन के पीछे भागेगा। यार मेरी फोटो बहुत अच्छी आए और मैं बहुत सुंदर दिखूं, और अपने आप को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाएगा। वो कुछ कुछ गलत फहमी पाल लेगा। हाँ, सिंगर अलका याग्निक को भी हुआ, बिल्कुल, वो भी अभी डिस्फेजिया से पीड़ित है। तो डिस्मॉर्फिया की मैं बात कर रहा था, तो डिस्मॉर्फिया से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर की बनावट को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, जबकि दूसरों को उसके शरीर में कोई कमी नहीं नजर आ रही, लेकिन वो व्यक्ति खुद वो समझता है कि मेरे शरीर में, मेरी बनावट में कहीं ना कहीं कमी है, कोई ना कोई समस्या है। तो डिस्मॉर्फिया सीधे तौर पे लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन डिस्मॉर्फिया एक ऐसा विकार है जो हमारे पूरे पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, हमारे अधिगम को भी प्रभावित करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। तो डिस्मॉर्फिया को कहा जाता है BDD, यानी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो डिस्मॉर्फिया काया संबंधी विकार है, शरीर रचना संबंधी विकार। काया विकार करके प्रश्न राजस्थान टीईटी में पूछा गया है कि कौन सा विकार काया विकार है, तो इसका सही उत्तर है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में व्यक्ति अपनी शरीर की बनावट को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है। अच्छा, अब एक कंडीशन है डिस्फोरिया। अभी हम कई शब्द बार बार सुनते हैं, डिस्फोरिया। राजकिशोर जी, बिल्कुल भ्रम की स्थिति कह सकते हैं इसको, एक तरह से अपने प्रति भ्रम पाल लेना। एक होता है डिस्फोरिया, डिस्थीमिया, डिप्रेशन। इन चीजों को हम बार बार सुनते हैं इस समय आजकल। तो डिस्फोरिया है क्या? डिस्फोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब उस कंडीशन को डिस्फोरिया कहा जाएगा, एक कंडीशन है डिस्फोरिया, जब हम बिना किसी कारण के अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हूं, बहुत चिंतित महसूस कर रहे हूं, बहुत बेचैन हम अपने आप को महसूस कर रहे हूं, मन हमारा बड़ा अशांत हो, असंतुष्ट हो, हम बड़ी बेचैनी हो रही हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है डिस्फोरिया। ये डिस्फोरिया आगे चल के डिस्थीमिया, फिर डिप्रेशन तक में बदल सकती है। तो डिस्फोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक दशा है। और दशा का संबंध किससे है? गुस्से से है, दुख से है, तनाव से है, बिल्कुल डिप्रेशन पर आधारित है। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं कहेंगे, डिप्रेशन एक बीमारी है अपने आप में, बट डिस्फोरिया बीमारी नहीं है। डिस्फोरिया ये कई बार बहुत थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, मेडिटेशन से, बिहेवियरल थेरेपी से, और कभी कभी मेडिकेशन से भी, माने ध्यान से भी और दवाओं से भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगला डिसऑर्डर, इस पे भी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, डिस्थीमिया क्या है। यहाँ पर डिस्थीमिया और डिप्रेशन दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन की सिवियरिटी ज्यादा होती है, तीव्रता ज्यादा होती है, और डिप्रेशन डिस्थीमिया के कंपैरिजन में कम समय के लिए होता है। तो जो सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं वही सिम्टम्स डिस्थीमिया के हैं, लेकिन डिस्थीमिया क्या है? लंबे समय तक चलने वाला उदासी, तनाव, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की कंडीशन, ये डिस्थीमिया है। और डिस्थीमिया का जो असर होता है वो लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन की कंपैरिजन में कम होती है। तो डिस्थीमिया से पीड़ित व्यक्ति जो होगा, कई बार अकेला रहना पसंद करेगा, बहुत उदास रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। बच्चों में प्राय ये डिसऑर्डर नहीं होता, ये डिसऑर्डर वयस्कों में होते हैं, ये डिस्थीमिया के या डिप्रेशन के। अब इसके क्या रूट काज हैं, तो रूट काज एग्जैक्टली कोई साइंटिफिक रूट काज अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन डिस्थीमिया की कंडीशन या डिप्रेशन की कंडीशन दोनों बहुत खतरनाक होती है। डिप्रेशन की कंडीशन में आदमी बहुत तेजी से
खुद को हार्म पहुंचाने के या सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल आइडियाज आने लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डिस्थीमिया या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उसे किसी से बात करनी चाहिए, अपने आप तक नहीं रखना चाहिए। अपने परिवार से बात करनी चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, कुछ लिखना चाहिए, कुछ अपनी रुचि का काम करना चाहिए और उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो चीजें तनाव पैदा करती हैं। बड़ी खतरनाक कंडीशन है डिस्थीमिया और डिप्रेशन, और आज बहुत सारी माने एक बहुत बड़ी संख्या में लोग डिस्थीमिया या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि डिप्रेशन क्या है, डिस्थीमिया का एक बहुत तीक्ष्ण रूप है, यानी ज्यादा इंटेंस फॉर्म है। डिस्थीमिया लंबे समय तक चलता है, आप उदास महसूस करोगे, इरिटेट होगे, ठीक से नींद नहीं आएगी, थके हुए महसूस करोगे। यही सारे सिम्टम डिप्रेशन में भी हैं। लेकिन डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स ज्यादा आते हैं और डिप्रेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो कई बार हम बच्चों को देखते हैं, विशेष तौर पे किशोरावस्था में जो बच्चों को हम देखते हैं कि वो रहना पसंद करते हैं, कमरे में अंदर चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, अपने लैपटॉप मोबाइल में घुसे रहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन कभी भी किसी बच्चे के साथ देखें तो उस बात करनी चाहिए और उसके काज को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा अब इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, समय कम है। बट डिस्थीमिया और डिप्रेशन दोनों एक जैसे हैं। डिस्थीमिया लंबे समय तक चलने वाली सिचुएशन है, इसका जो फॉर्म है माइल्ड होता है, डिप्रेशन का फॉर्म थोड़ा इंटेंस होता है। ये कह लीजिए डिस्थीमिया इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, दोनों सेम है। तो डिस्थीमिया पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है एक बार। डिस्थीमिया एक तरह का डिप्रेशन है, लगातार बना रहने वाला तनाव, उदासी, चिंता। अच्छा, डिस्फोरिया क्या है? डिस्फोरिया जो है कोई डिजीज नहीं, डिस्थीमिया अपने आप में डिजीज है, मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन है डिस्थीमिया। और डिस्फोरिया कोई मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड कंडीशन नहीं है। डिस्फोरिया जैसे सपोज करो मैं आज उदास महसूस कर रहा हूँ, बाकी मैं खुश रहता हूँ, दो एक दिन से कुछ अपने आप को उदास महसूस कर रहा हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यार आई एम इन अ कंडीशन ऑफ डिस्फोरिया। वो तो डिस्फोरिया है। लेकिन जब लगातार लंबे समय तक बना रहे, ज्यादा इंटेंस हो जाए, तो ये डिस्थीमिया और डिप्रेशन बन जाता है। डिस्फोरिया कोई डिजीज नहीं है, अपने आप ठीक हो जाती है। और इसको बातचीत करके, मेडिटेशन करके बहुत आगे, अगर लगातार डिस्फोरिया हो रहा है तो डॉक्टर कभी कभी दवाई भी देते हैं ताकि वो डिप्रेशन की तरफ ना जाए, डिस्थीमिया की तरफ ना जाए। मेंटल कंडीशन है ये, और खतरनाक स्थितियां हैं डिस्थीमिया और डिप्रेशन दोनों। बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, विशेष तौर पे किशोर वही लड़के लड़कियां, समझ में नहीं आता कि वो किस डिप्रेशन में। डिप्रेशन का कोई कारण नहीं होता, बिना कारण के हम उदास महसूस करते हैं। तो एक ही चीज है कि आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। खैर, अब आगे आते हैं जो प्रश्न ज्यादा पूछा गया है, एडीएचडी। डिसलेक्सिया पर जितनी बार प्रश्न पूछा गया वैसा ही प्रश्न एडीएचडी पर भी एग्जाम में पूछा गया है। एडीएचडी का पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मैंने जो नोट्स लर्निंग वाला पीडीएफ शेयर किया था उसमें भी इसके बारे में लिखा है, और यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं दिख रहा, याद रखिएगा। एडीएचडी का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। चार चीजें हैं यहाँ पर। अटेंशन मीन्स अवधान, ध्यान। डेफिसिट मीन्स कमी, ध्यान में कमी। हाइपर एक्टिविटी मीन्स अति सक्रियता, बहुत अधिक ऊर्जा। ऐसा जो डिसऑर्डर है ये एडीएचडी कहलाता है। इसका भी कोई साइंटिफिक एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता। 70% केसेस में माना जाता है कि जेनेटिक होता है, आनुवांशिक हो सकता है, और एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसका संबंध डोपामाइन नाम के हार्मोन से है। डोपामाइन खुशी को बढ़ाने वाला हार्मोन है, हमारे अंदर जो उत्सर्जित होता है, खुशी से संबंधित हार्मोन है डोपामाइन। तो एडीएचडी को सबसे पहले एडीएचडी के बारे में बात की थी सर जॉर्ज स्टिल ने। सर जॉर्ज स्टिल को एडीएचडी का खोजकर्ता मान सकते हैं। तो एडीएचडी से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, बच्चा होगा,
तो क्या सिम्टम होंगे? भुलक्कड़ होगा, डे ड्रीमिंग यानी दिवा स्वप्न देखने वाला होगा, अपने ही ख्यालों में खोया रहने वाला होगा, बड़ा चिड़चिड़ा होगा, लापरवाह होगा, माने किसी चीज से की जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो डरेगा भी नहीं किसी चीज से, वो उसका कोई काम व्यवस्थित नहीं होगा, डिसऑर्डर होगा। अब बहुत ज्यादा बात करेगा, बहुत शोर करेगा, एक ही गलती बार बार दोहराएगा, कार्यों पर ध्यान न देगा, और धीरज नहीं होगा उसके अंदर, बात बात में गुस्सा हो जाएगा, और खतरा लेने वाला होगा, यानी खतरों से डरेगा नहीं। ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पर एडीएचडी के मैंने लिख रखे हैं, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो एडीएचडी का कोई बीमारी ऐसी नहीं कि इसके लिए दवा देनी पड़े, दवाओं से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हार्मोनल डिसऑर्डर है एक इतना हम जानते हैं अभी, इसका संबंध कहीं ना कहीं डोपामाइन नाम के हार्मोन से, जो खुशी वाला हार्मोन है। तो अब ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी देना चाहिए, और उसे इंपॉर्टेंस का एहसास कराना चाहिए। बिल्कुल खतरों का खिलाड़ी हो सकता है, उसे इंपॉर्टेंस का एहसास कराना चाहिए कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम जिम्मेदार हो। टीटी 2011 में एक प्रश्न आया कि कक्षा में एक अति सक्रिय बालक है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसका एक ऑप्शन था जो कि सही विकल्प था, उसे ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए कहना चाहिए। ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए कहने का क्या मतलब हुआ कि टीचर ने उसको जिम्मेदारी दे दी। कक्षा में जिस बच्चे को डस्टर और चौक की जिम्मेदारी दी जाती है, वो बच्चा अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगता है, पूरी क्लास को कंट्रोल करने लगता है। तो एडीएचडी से पीड़ित बच्चे को क्या करो? कक्षा में मॉनिटर बना दो, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, उसकी एनर्जी को सही दिशा देने की जरूरत है, उसको जिम्मेदारी का एहसास कराने की जरूरत है, उसको इंपॉर्टेंस का एहसास कराने की जरूरत है। तो एडीएचडी के लिए कोई दवाइयां नहीं दी जाती, इसका दवाओं से कोई इलाज है नहीं, और ये बेसिकली एक व्यवहार संबंधी डिसऑर्डर है। वैज्ञानिक अभी कंफर्म नहीं है कि जेनेटिक होता है या नहीं होता, बट 70% केसेस में माना जाता है कि जेनेटिक होता है, और डोपामाइन नाम के हार्मोन से इसका कुछ लेना देना है। उस पर भी वैज्ञानिक ठीक से अभी कुछ बता नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट रूट काज डोपामाइन मतलब इसका क्या है एडीएचडी का। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे हैं आपके लिए, आप इनको देख लीजिएगा, ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। एडीएचडी के बाद बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आज बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, और आप लोगों ने ऑटिज्म के बारे में काफी पढ़ा होगा। मुझे लगता है स्पेशल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण ढंग से इसके बारे में पढ़ाया जाता होगा। खैर, लियो कैनर नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं 1943 में। सबसे पहले उन्होंने ऑटिज्म नाम की डिजीज को पहचाना कि ऑटिज्म कोई डिसऑर्डर है। अब ऑटिज्म भी ऐसी बीमारी की जिसका कारण हमें नहीं पता, एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि ऑटिज्म क्या। भाई अगर एग्जैक्ट कारण पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन जब एग्जैक्ट कारण नहीं पता तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा उसका। तो मेन सिम्टम है 3। पहला क्या? वो बार बार जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा अकेले रहना पसंद करेगा, सोशल स्किल्स नहीं होंगे उसके अंदर। स्वलीनता, इसको स्वलीन विकार भी कहा जाता है। टीटी में प्रश्न आया है स्वलीन विकार कौन सा है, तो स्वलीन विकार है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्वलीन विकार है। एकदम सही कहा मनोज जी ने। सोशल कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा, बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा, आपसे बात करेगा तो आंखों में आंखें देखकर बात नहीं करेगा, आंखें चुराएगा आपसे। जिस काम को दोहराएगा करेगा उसको बार बार दोहराता रहेगा, अपने आप में ही मगन रहेगा, अपने आप में ही मस्त रहेगा ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा। अच्छा, जो सिम्टम्स हैं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के, यहाँ पर मैंने कुछ सिम्टम्स दिखाए हैं। जैसे आप उसको बुलाओगे, वो आपकी बात को अनसुना कर देगा। अब वो जानबूझ के नहीं अनसुना कर रहा है, वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तो एक समस्या, उसको दौरे पड़ सकते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे को दौरे भी पड़ सकते हैं। अकेले खेलना पसंद करेगा, तेज शोर में वो असहज हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा जरा सा शोर हुआ, उछल उछल के चलेगा, बोलना देर से सीखेगा,
कोई उसे छुए, प्यार करे, सहलाए तो चिड़चिड़ा जाएगा वो। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किसी ऑटिस्टिक बच्चे के। ऑटिज्म का भी दवाओं से कोई इलाज नहीं है। ऑटिज्म के लिए बिहेवियरल थेरेपी दी जानी चाहिए। अब एक टीचर के नाते हम केवल इतना कर सकते हैं, स्कूल में अगर कोई ऐसा बच्चा हमें समझ में आ रहा है तो हम क्लास में उसका कंप्लीट इंक्लूजन इस तरह से करें, उसकी ऐसी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि वो कुछ अपनी आदतें उसमें डेवलप हो सके। आप बहुत उसे नहीं सिखा पाओगे, लेकिन वो दूसरों से बहुत धीमे सीखेगा। बट अगर कक्षा में पूर्ण समावेशन करके, उसका समावेशी शिक्षा की तकनीकों का प्रयोग करके और उस पर विशेष ध्यान देते हुए कक्षा में और घर में भी काम किया जाए तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है। ये सिम्टम्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बना रखे हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, एकदम सही है ऑटिस्टिक बच्चा। दवाओं से कोई इलाज नहीं है इसका। आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ होता है उसका। ये आप सही कह रहे हैं, और इस फिगर में आप देख सकते हैं तमाम सिम्टम्स उसके। तो एडीएसडी क्या हुआ? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और ऑटिज्म ये दूसरा डिसऑर्डर था। तो ऑटिज्म को हिंदी में हम स्वलीन विकार कहेंगे। अभी तक जो हमने डिसऑर्डर की बात की, डिसलेक्सिया से लेकर के यहां तक ऑटिज्म तक। हाँ, कई बार अवध जी आप कह रहे हैं ऐसा, कई बार ऐसे बच्चों का को पूर्ण समावेशन नहीं किया जा सकता है, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, आप बधाई की पात्र हैं और करते रहना चाहिए। अभी तक जो हमने डिसऑर्डर पढ़े उनके एग्जैक्ट रूट काज हमको नहीं पता थे, लेकिन अब यहाँ पर दो दो डिसऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम और एस्पर्जर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हम बात करेंगे दो अलग विकारों की, डाउन सिंड्रोम पर और एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में। दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी हमारे गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण ये विकार हो जाते हैं बच्चों में। तो डाउन सिंड्रोम की खोज करने वाले बायोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम था जॉन लैंगडन डाउन। जॉन लैंगडन डाउन। माई नेम इज खान मूवी में शाहरुख खान का कैरेक्टर ऑटिस्टिक है, एकदम सही है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम की खोज करने वाले चिकित्सक थे जॉन लैंगडन डाउन। अब जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर ही इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा गया। अच्छा, डाउन सिंड्रोम हो क्यों जाता है आज हमें ये पता है, लेकिन इसका इलाज हमको नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जीन्स कोई संख्या बताएगा लिख करके? हाँ, गुड। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अब 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में जो 21वां जोड़ा है, 21वां जोड़ा है, अब देखिएगा विज्ञान में, बायोलॉजी में हर एक जोड़े को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो 21वां जोड़ा है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए, 21वें जोड़े में अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाए, गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी बढ़ जाए, तो बच्चा जो पैदा होगा उसे डाउन सिंड्रोम होगा। कैसा होगा उसके लक्षण? डाउन सिंड्रोम के से पीड़ित बच्चे के लक्षण क्या होंगे? पहली बात तो कि लो मेंटल डेवलपमेंट होगा, बहुत डिलेड मेंटल डेवलपमेंट होगा, देर से मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, या ना के बराबर होगा। आप जल्दी उसे कुछ सिखा नहीं पाओगे। उसका चेहरा चपटा होगा, गर्दन छोटी और मोटी होगी, नाक चपटी होगी, माथा बाहर को उभरा हुआ होगा, आंखें बाहर को उभरी हुई होंगी, शरीर की त्वचा कुछ पीलापन लिए भी हो सकती है, मांसपेशियां ढीली होंगी।
लूज होंगी मांसपेशियां। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा आसानी से कुछ सीख नहीं पाता। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को सिखाने के लिए इतना पहले फोकस किया जाता है कि उसको उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो नित्य क्रियाएं हैं, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी कार्य कौशल हैं, वो सिखाए जाए। क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख पाएगा, सामान्य बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाएगा। स्पीच थेरेपी दी जाए उसको, और कक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित रखा जाए उसे, ताकि वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे। हमारे देश में अभी डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारे देश में अभी जो इन मनोरोगों को लेकर के भी कोई, सितारे जमी पर मूवी में एक्चुअली डाउन सिंड्रोम की बात नहीं की गई है। हाँ, अभी जो आई है सितारे जमी पर, बिल्कुल सितारे जमी पर जो मूवी है, इसमें जो खिलाड़ी दिखाए गए हैं, जो बच्चे, जो टीम जो बनाते हैं आमिर खान, उसमें बहुत सारे लोग डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। एकदम सही है आपकी, मैं तारे जमी पर सब। तो सितारे जमी पर फिल्म में जो पीड़ित बच्चे दिखाए गए हैं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है सीधा साधा। हमारे देश में डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स को लेकर कोई बात नहीं की जाती, ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। आमिर खान जी ने मुझे लगता है पहला प्रयास किया है कि इस चीज को दिखाया है, इस चीज को उठाया है। लेकिन यूएस जैसे देशों में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यूएस और नॉर्वे जैसे देशों में, शायद पता भी होगा आप लोगों को, कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग जॉब कर रहे हैं, और उनको वहां की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं, वहां पर उनको विशेष प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ताकि वो सामान्य व्यक्तियों की तरह काम कर सके। बहुत बार अभी इस पे भी काम अध्ययन हो रहा है कि डाउन सिंड्रोम हमारी जो जीवन प्रत्याशा को भी प्रभावित करता है, माने हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है, हमारी आयु को भी प्रभावित करता है। इस विकार को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। जॉन लैंगडन डाउन इसके खोज करता थे। अब एस्पर्गर सिंड्रोम या एस्पर्जर सिंड्रोम, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही हैं। इसके खोज करता थे हैंस एस्पर्जर। 1944 में इन्होंने एस्पर्जर सिंड्रोम के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया था। तो इसको आप मोटे तौर पे समझें तो ये एक तरह का ऑटिज्म ही है। ऑटिज्म का थोड़ा ऑटिज्म है, और ऑटिज्म में कुछ अच्छी बातें भी हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब ऑटिज्म से डिफरेंट कैसे है ये? जो बच्चा, जो व्यक्ति इस सिंड्रोम से पीड़ित होगा, उसकी बुद्धिमत्ता या किसी एक विशेष क्षेत्र में कार्य क्षमता उसकी उच्च कोटि की हो सकती है। सामाजिक व्यवहार में सहज ना होगा, लोगों से मिलने जुलने में सहज ना होगा, अकेले रहना पसंद करेगा, बहुत हद तक चिड़चिड़े स्वभाव का भी होगा। लेकिन उसमें एक चीज है कि किसी एक विषय पर उसकी असाधारण पकड़ हो सकती है, जिसको बहुत अच्छा कर सकता है। बातचीत करने का तरीका उस व्यक्ति का एकदम मैकेनिकल होगा, रोबोट की तरह होगा, मशीन की तरह होगा, भावना शून्य दिखाई देगा। लेकिन फिर भी जिस एक फील्ड में वो काम कर रहा है, उस फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकता है। इसमें बुद्धिमत्ता का स्तर थोड़ा अच्छा हो सकता है ऑटिज्म के कंपैरिजन में, लेकिन सोशल बिहेवियर में डिफिकल्टी आती है। तो ये हैंस एस्पर्गर ने इसको खोजा था 1944 में। इस पर भी प्रश्न सीटीटी में पूछा जा चुका है एक बार, और शायद इसी प्रकार से पूछा गया है कि किस मनोविकार में व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। तो ये डिसऑर्डर है, लेकिन इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति के या बच्चे के बाकी लक्षण ऑटिज्म की ही तरह होते हैं। अब हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति को एस्पर्गर सिंड्रोम होगा, वो पूरा नंबर याद रख सकता है, बहुत सारे सैकड़ों नंबर याद रख सकता है, मेमोरी उसकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बातचीत नहीं कर पाएगा, अपनी बातचीत नहीं कह पाएगा। अब यहां से कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम। तो अभी तक हमने जो बात की, ये अधिगम से संबंधित बिहेवियरल डिसऑर्डर थे, लर्निंग डिसऑर्डर थे। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। बिल्कुल ऋषि जी, आप सही कह रहे हैं। और
अगर सही समय पे जांच हो जाए, पता चल जाए डिसऑर्डर किस प्रकार का है, सही प्रशिक्षण दिया जाए, तो इनसे निजात पाई जा सकती है, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, भले पूरी तरह से ठीक ना हो। तो अब जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का सबसे पहले अध्ययन किया कायदे से, वो किया है सिगमंड फ्रायड ने। यहाँ पर व्यक्तित्व संबंधी कुछ डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक जो बहुत कॉमन डिसऑर्डर है स्कीजोफ्रीनिया, इसको हम लोग बहुत बार गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, सीजोफ्रीनिया कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका स्कीजोफ्रीनिया। और स्कीजोफ्रीनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यूजीन बेल्यूर ने दिया था, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर दो डिसऑर्डर की आगे हम बात करेंगे, स्कीजोफ्रीनिया और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, स्कीजोफ्रीनिया जो होता है इसके बारे में हम इतना जानते हैं, ये भी डोपामाइन हार्मोन्स के लेवल में गड़बड़ी के कारण हो जाता है। डोपामाइन खुशी का हार्मोन माना जाता है, और उसी में कोई केमिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसके कारण स्कीजोफ्रेनिया हो सकता है। अब स्कीजोफ्रेनिया में होता क्या है, ऐसे व्यक्ति को हेलुसिनेशन बहुत होता है, मानो उसे भूत दिखाई देते हैं, मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं उसको, बड़ा भ्रमित होता है वो, अनाप शनाप उसको आवाजें दिखाई देती रहती, सुनाई पड़ती रहती हैं। वो ये सोचता है कि कोई मर चुका है, लेकिन उसको लगता है कि रोज रात में आके उससे बात करता है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा होता है, बहुत तेज गुस्सा आता है ऐसे व्यक्ति को कई बार। तो वैसे व्यक्ति को क्या समझा जाता है, कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि मुझे मेरी दाई दिखती है, मुझे शर्मा जी का भूत दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को झाड़ फूंक कराने ले जाया जाता है, तो समस्या बढ़ती है फिर, जबकि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है। देवी आना, देवता आना, ये स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का उदाहरण हो सकता है, ये स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक रूप है, लेकिन वो उसको हम स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। तो ना तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, ना किसी के सर पे देवी देवता आते हैं। अगर आप में से किसी का इस बात पर विश्वास हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, और फिलहाल साइंटिफिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, और कुछ हो तो क्या जाने। तो ऐसा जो स्किज़ोफ्रेनिया से जो पीड़ित व्यक्ति होगा, उसे हेलुसिनेशन बहुत गजब का होता है। अंधविश्वास अलग चीज है, अंधविश्वास तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो भी रुक जाते हैं हम। तो स्किज़ोफ्रेनिया का कोर सिम्टम है हेलुसिनेशन, और बड़ा उसका जो थिंकिंग लेवल है, थिंकिंग पैटर्न है, बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक से चिंतन नहीं कर पाता, और लगातार वो अपने फॉल्स बिलीफ बना लेता है। जैसे फॉल्स बिलीफ किस प्रकार के, कि कोई मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहा है, कोई मेरी जासूसी कर रहा है, इस प्रकार के विश्वास। वो सोचेगा कि सब मुझे मारना चाहते, मेरे परिवार में कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे सबसे खतरा है। अभी यूएस में एक केस चल रहा है, अभी चैट जीपीटी के कहने पर एक आदमी ने अपनी मां का मर्डर कर दिया, स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था वो, और मर्डर करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। अब परिवार वालों ने चैट जीपीटी पर केस कर दिया है, और वो अमेरिका की किसी अदालत में केस चल रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक और सीवियर मेंटल कंडीशन है, इलाज हो सकता है, दवाओं से हो सकता है, और साथ ही साथ बिहेवियरल थेरेपी भी देने की जरूरत होती है। एक मनोरोग है, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। दूसरा विकार अब आता है बहुव्यक्तित्व विकार, स्किज़ोफ्रेनिया पे प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। अगला विकार है बहुव्यक्तित्व विकार, यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सबसे पहले अध्ययन किया था पियरे जेनेट ने, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा काम किया है सिगमंड फ्रायड ने। एक फिल्म आप लोगों ने देखी हुई अपरिचित, है ना, एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा पर्सनालिटी होना, और अचानक से कोई एक पर्सनालिटी ट्रिगर हो जाती है, वो सामने आ जाती है, और दूसरी पर्सनालिटी दब जाती है।
और दोनों ही पर्सनालिटीज में बाइपोलर डिसऑर्डर वाला, दोनों ही पर्सनालिटीज में जो ट्रांजिशन होता है तो दोनों ही पर्सनालिटीज में किए गए बिहेवियर व्यक्ति को याद भी नहीं रहते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर एक से अधिक व्यक्तित्व होना ये कहलाता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। आजकल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर शब्द की जगह इस्तेमाल किया जाता है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एग्जैक्ट रूट काज नहीं पता, लेकिन कई बार मेंटल ट्रॉमा, बचपन में कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन अगर किसी ने फेस की है तो उस मेंटल ट्रॉमा के कारण DID हो सकता है। DID का फुल फॉर्म हुआ डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं इसको लेकर के। भूल भुलैया फिल्म बिल्कुल मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर DID डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पर आधारित है। एक मेरी फेवरेट फिल्म है, कभी देखिए, ग्लास नाम से एक फिल्म है हॉलीवुड की, बहुत शानदार तरीके से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को उसमें दिखाया गया है। तो देवी देवता आना, किसी को देवी देवता सवार हो जाते हैं, वो एक तरह का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है, एक बीमारी है। दवाएं भी दी जा सकती हैं इसके लिए, बिहेवियरल थेरेपी भी दी जा सकती है। अत्यधिक अल्कोहल पीने वाला, मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि उसका DID से कोई लेना देना है, क्योंकि अल्कोहल दिमाग को की स्थिति बिगाड़ देती है, उसमें आदमी ऊटपटांग की हरकतें करने लगता है, लेकिन वो DID नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब अगला डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। OCD पे भी प्रश्न पूछा गया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे कहीं प्रश्न नहीं पूछा गया। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अर्थात किसी एक काम के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होना, सनक होना चीजों के प्रति, एक तरह की सनक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति होगा, बार बार अपने हाथ धोएगा, उसको लगेगा मैंने किसी से हाथ मिलाया तो बैक्टीरिया ना आ जाए, जम्स ना आ जाए, जहां पर वो बैठेगा उसको पहले पोंछ करके सैनिटाइज करके बैठेगा, तो ठीक है, उसको कंटेमिनेशन का डर होता है। बहुत ज्यादा वो दूसरी तरह का हो सकता है, बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकता है, कई अलग अलग स्थितियों में हो सकता है OCD। बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा, वो भी OCD है। कई बार कुछ लोगों को किसी काम की सनक होती है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार ताला चेक करते हैं कि लगा दिया कि नहीं लगाया, वो भी OCD का एक लक्षण है, ये सामान्य चीज है। लेकिन जब यही चीज बिगड़ जाती है, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर खतरनाक स्थिति तक भी पहुंच जाता है। और कई बार OCD से पीड़ित केसेस ऐसे भी आए हैं कि OCD से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के रोए तक नोच डालता है, साइको होता है वो बिल्कुल। तो OCD है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई तरह के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो OCD से ग्रसित होंगे। कहीं अगर अपने बिहेवियर को भी हम फॉलो करेंगे तो हो सकता है किसी एक प्रकार का OCD हम में भी हो। मनोग्रसित बाध्यता विकार, ये इसकी हिंदी है, आपने सही लिखी। एक प्रश्न आया, गजनी फिल्म में किस प्रकार का विकार है? वो मेमोरी डिसऑर्डर था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कि आपको लंबे समय की चीजें याद रहती हैं पीछे, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़े समय में होने वाली सीधी एक्टिविटीज भूल जाता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो बाकी सारी चीजें नहीं भूलेगा कि उसे काम कैसे करना है, भाषा नहीं भूलेगा, गणित नहीं भूलेगा, लेकिन मेमोरी लॉस कभी कभी थोड़े थोड़े समय में होता, दिमाग की कंडीशन है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। OCD से जो पीड़ित व्यक्ति होगा कई तरह के उसमें आइडियाज आ सकते हैं उसमें, जैसे मैंने लिखा है, पहला तो थॉट्स, इमेजेस या किसी एक विशेष पर बहुत ज्यादा चिंतन करना। दूसरा, लगातार अनावश्यक बनी रहने वाली एंजाइटी हो सकती है, कंटेमिनेशन का डर हो सकता है उसको। साथ ही साथ कोई व्यवहार ऐसा होगा, बिहेवियर, जिसको बार बार वो रिपीट कर रहा होगा, चेक करना, काउंट करना बार बार पैसे, कमरे का स्विच बंद कर दिया ऊपर वाले कमरे का, नीचे चलेगा फिर आएगी, लग रहा है स्विच खुला रह गया, चेक करने के लिए आए। तो
कभी कभी तो ये ज्यादातर केसेस में नॉर्मल कंडीशन तक तो है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो दिक्कतें बढ़ती हैं। ओसीडी के लिए भी बिहेवियरल थेरेपी सबसे अच्छी है, मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। अब वो कुछ बहुत ही बार बार सफाई करना वर्तिका जी, ये ओसीडी का ही सिम्टम है। अब कुछ बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे। एक डिसऑर्डर है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? कभी कभी याद नहीं रहता है कि वो काम कर चुके हैं, ये ओसीडी का लक्षण है बिल्कुल। इंसोम्निया में क्या है? नींद ना आने की बीमारी। रात हो गई, नींद नहीं आ रही, बस हम करवट पे करवट बदल रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं इंसोम्निया के। आजकल इंसोम्निया का एक बड़ा कारण है मोबाइल फोन, सेल फोन। कोई बीमारी के कारण शरीर में कोई समस्या है, दर्द है, तनाव है, उसके कारण भी इंसोम्निया हो सकता है। तो एक दो रात आप नहीं सोए तो उसको इंसोम्निया नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चल रहा है कि आप सो ही नहीं रहे हो, नींद ही नहीं आ रही, टेंशन में भी नींद नहीं आती, तो वो इंसोम्निया खतरनाक हो जाता है। इंसोम्निया को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है, टाइम निकालिए कभी। क्रिश्चियन बेल की फिल्म है द मैकेनिक नाम से, बहुत शानदार फिल्म है, और इंसोम्निया को बहुत शानदार तरीके से उसमें दिखाया गया। द मैकेनिक। इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी है। अच्छा, एक सेरिब्रल पॉलिसी है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। मस्तिष्क में चोट लग जाए बचपन में, या बच्चों को कई बार ऑक्सीजन कम मिली जब बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म के समय, तो उसको सेरेब्रल पॉलिसी हो सकता है। इसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्कीय पक्षाघात। टीईटी में भी इस पर प्रश्न आया है और सीटीईटी में भी प्रश्न आया है, और मेरा मानना है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में, और बहुत आप लोगों को सीपी की ट्रेनिंग दी गई होगी, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है इस पे। सेरेब्रल पॉलिसी का हिंदी अर्थ है मस्तिष्कीय पक्षाघात। तो मस्तिष्कीय पक्षाघात, जन्म के समय बच्चों को कोई चोट लग जाए, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बिल्कुल सही है, चोट लग जाए, ऑक्सीजन कम का लेवल कम हो जाए, तो या जन्म के तुरंत बाद उसको बीमारी हो जाए कोई, तो उसको सेरेब्रल पॉलिसी हो सकता है। अब सेरेब्रल पॉलिसी चार अलग अलग लेवल पे हो सकता है। पहला तो शरीर का कोई एक अंग प्रभावित हो जाए, मोनोप्लेजिया। दूसरा हेमीप्लेजिया की शरीर का आधा भाग प्रभावित हो जाए। तीसरा डाइप्लेजिया कि शरीर का हाफ पार्ट ऊपर का या नीचे का प्रभावित हो जाए। और चौथा होता है क्वाड्रिप्लेजिया, यानी चारों अंग, हाथ पैर कमर सब उससे प्रभावित हो जाए। तो इसके सिम्टम्स आप लोगों को पता है, मुझे लगता है ज्यादा इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कह सकते हैं कि दिमागी लकवा है एक तरह का। तो सेरेब्रल पॉलिसी, मस्तिष्कीय पक्षाघात। दो सिंड्रोम पे बात यहाँ पे और करूंगा मैं। टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले। तो टर्नर सिंड्रोम याद रखिए केवल महिलाओं में होने वाली बीमारी है, ये जन्मजात जेनेटिक डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम, और ये होता है केवल महिलाओं में। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? महिलाओं में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स के दो पेयर मिला के 23 पेयर होते हैं। अब एक एक्स घट जाए, अगर 46 के बजाय 45 रह जाए, तो ऐसी बच्ची को, ऐसी महिला को टर्नर सिंड्रोम होगा। यानी एक महिला के रूप में टर्नर सिंड्रोम होगा, एक महिला के रूप में कुल मिलाकर के उसका पूरा विकास नहीं हो पाया, जैसा कि एक महिला का डेवलपमेंट होना चाहिए था। सिम्टम्स यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, आप कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स क्रोमोसोम घट गया, तो महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में होने वाली बीमारी है। महिला के रूप में उनका पूर्ण विकास नहीं होता, दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। इसका बुद्धिमत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कभी कभी शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किडनी वगैरह डैमेज हो सकती है। जनरल केसेस में देखा गया है कि इंटेलिजेंस लेवल इससे प्रभावित नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम का ही दूसरा रूप है जो पुरुषों में होने वाला है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब आपको पता है कि पुरुषों के शरीर में क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, है ना। अब अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए, एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए, यानी महिलाओं वाले गुण ज्यादा आ जाए,
ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाने पे वो जो डिसऑर्डर होगा उसको कहेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। दीपक जी कह सकते हैं, आपने जो उदाहरण दिया, हो सकता है कि जो किन्नर होते हैं वो क्लिनफेल्टर से कई बार पीड़ित होते हैं। उसके भी मैंने यहाँ सिम्टम्स लिख रखे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पे कभी सीटेट में प्रश्न नहीं पूछा गया, कभी टीईटी में प्रश्न नहीं पूछा गया। ये नवोदय विद्यालय की एक परीक्षा में पूछा गया था, तो मैंने इसको भी सम्मिलित कर लिया है, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। एक बात हुई थी बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर पे चर्चा करते हैं, टॉपिक हमारा समाप्त होगा इसके बाद। बाई मीन्स होता है दो, पोल मीन्स ध्रुव। बाइपोलर डिसऑर्डर दो ध्रुवों के बीच वाली स्थिति, ऐसा डिसऑर्डर जब आप एक समय में अचानक एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाओगे और थोड़ी देर के बाद अचानक एक्सट्रीमली सैड हो जाओगे। माने आपका मूड इतना तेजी से स्विंग कर रहा है कि आप कभी बहुत ज्यादा खुश हो गए, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो गए, तो ये कहलाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। दो स्टेजेस है, मैनिया, एक्सट्रीम डिप्रेशन और एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो बहुत तेजी से मूड स्विंग होता है बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण। स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, डिल्यूजन भी हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण, चीजें भी दिख सकती हैं, हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2, बहुत ज्यादा खुशी की स्थिति, बहुत ज्यादा अचानक से दुखी हो जाना, बहुत तेजी से मूड स्विंग होना, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब कुछ और तमाम डिसऑर्डर इनके अलावा भी होते हैं, जैसे अमनेजिया। अमनेजिया है भूलने की बीमारी। एक उम्र के बाद वयस्कों बूढ़ों को होने लगता है, कुछ चीजें भूलने लगते हैं, तो उस डिसऑर्डर कहते हैं अमनेजिया, यानी भूलने की बीमारी। डिप्रेशन आप जानते ही हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? लगातार चिंतित बने रहना। पैनिक डिसऑर्डर, जरा जरा सी बात पे घबरा जाना, पैनिक अटैक आ जाना। पीटीएसडी, पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई गहरा सदमा हुआ, उसके बाद मन में बेचैनी, तनाव बना रहना, पीटीएसडी। फौजियों को, सैनिकों को जो युद्ध लड़के आते हैं, वो मोस्टली कई बार पीटीएसडी के शिकार होते हैं। पार्सोमनिया, नींद में बड़बड़ाने की या चलने की बीमारी। नार्कोलेप्सी, लगातार सोते रहना, दिन में भी बहुत नींद आना। और बुलीमिया नर्वोसा और बुलीमिया एनोरेक्सिया। बुलीमिया नर्वोसा क्या है? बहुत ज्यादा भोजन करने की इच्छा। और बुलीमिया एनोरेक्सिया क्या है? बिल्कुल भी भोजन ना करने की इच्छा। ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, तो इनकी सूची अगर बनाई जाएगी तो बहुत बड़ी है। अब आपको याद रखने वाले कौन कौन से हैं? डिस्लेक्सिया पे परीक्षा में प्रश्न आया है, डिस्प्रैक्सिया में प्रश्न आया है, डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया पे आया है, ओसीडी में परीक्षा में प्रश्न आया है, स्किज़ोफ्रेनिया में परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, और एडीएचडी के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, तो इनको याद रखना है आप। अब दो चीजें होती हैं, एक शब्द आता है मैनिया, दूसरा शब्द आता है फोबिया। मैनिया क्या है? किसी एक चीज के प्रति, एक स्थिति के प्रति बहुत जुनून होना, बहुत सनक होना, वो कहलाएगा मैनिया। और फोबिया क्या है? किसी चीज से के प्रति अनावश्यक भय, वो फोबिया है। तो मैनिया को हम कहेंगे उन्माद या सनक, किसी चीज को पाने या करने का जुनून। और फियर क्या है? फोबिया, किसी चीज से बचने की स्थिति, बहुत बचने की प्रतिक्रिया। बहुत सारे मैनियाज और फोबिया होते हैं, जैसे ऊंचाई के डर को एक्रोफोबिया कहा जाता है, भूत प्रेतों के डर को निक्टोफोबिया कहा जाता है, पानी से डरना, रेबीज की बीमारी, रेबीज के कारण हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है, पानी का डर। इस प्रकार से तमाम फोबियाज और मैनियाज हैं। एक कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं उन्माद और भयों की सूची परीक्षा में। हाँ, ये मिले, एग्जाम फोबिया भी होता है। एक प्रश्न क्लेप्टोमेनिया को लेकर के भी आया है किसी एग्जाम में। क्लेप्टोमेनिया क्या है? किसी भी चीज को देख करके चुरा लेने की प्रवृत्ति। उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप चुरा लोगे, बीमार हो आप, आदत से मजबूर, वो क्लेप्टोमेनिया है। तो क्लेप्टोमेनिया पे भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में।
तो इनको आप देख सकते हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा अभी, तो इसको देख लीजिएगा। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सबका एक टीचर के रूप में हमारा एक ही सॉल्यूशन है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। वो है बिल्कुल मनीष जी, बुलीमिया में बच्चे को नहीं पता कि उसको कितना खाना है, उसको अंदाजा नहीं होता। तो सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का एक ही तरीका है, वो है समावेशी शिक्षा। और एक शिक्षक के रूप में हम इतना ही कर सकते हैं, सहानुभूति और साथ ही साथ बीमारी के प्रति सही दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। उम्मीद है टॉपिक आप लोग ठीक लगा होगा। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग बेहतर परिचित होंगे पहले से। फिर भी अगर कुछ नई बातें आपको पता चली हो तो बहुत अच्छा है। परीक्षा की तैयारी में भी इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। 1 नंबर का प्रश्न तो आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरी क्लास आज यहीं पर समाप्त होगी। 2 मिनट के बाद ही आज संस्कृत की क्लास होगी। मेरी मैम से बात हुई थी, मंशा मैम से, तो एक डेमो क्लास होगी। हाँ, मैं चार्ट जो भी है आपको भेज दूंगा अभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, थैंक यू सो मच। और सभी लोग ग्रुप में बने रहेंगे। अभी संस्कृत का जो डेमो क्लासेस होगा वो आप लोगों का होगा, तो लेफ्ट मत करिएगा। तो मुझे अनुमति दीजिए, 5 मिनट के बाद क्लास शुरू होगी। धन्यवाद। चलो बेटा आओ थे। हाँ, शिला को मैं चालू दे दो। हाँ, ई बिपिन पानी ले जाए के रहा ना, एक बाल्टी पानी ले चला था। प्लीज जो अपना मोबाइल अपने से दूर रखें। आप सबसे निवेदन है अपना मोबाइल अपने से थोड़ा दूर रखें। कुछ भी बोलिए। ये लोग माइक पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, है क्या बराबर लग रहा है। नहीं खोल दिया गया, अभय जी, तो एक्सेस दे दिया गया है। यहाँ से मैं महोदय से निवेदन है कि सबकी माइक ऑफ कर दें। एडमिन जी कृपया सबकी माइक ऑफ कर दें। अच्छा, हमें खुद भी अनुशासन सीखना पड़ेगा। हमारा मोबाइल हमसे टच हो जाता है, अभी तक हम मोबाइल यूजर नहीं हो पाए ठीक से। मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखें, टच नहीं होगा, इतनी सी बात नहीं होनी आ रही है। मोबाइल को अपने से 15 साल से अनुशासन नहीं सीखे तो आप क्या सीखेंगे सर। हाँ, वो तो अरे यार है। छोड़ो यार, इतना क्यों कह के रह जाते हो, बस ठीक है। मोबाइल की दूरी थोड़ा सा बना के रखिए। चेक बाकी करिए सभी को, अनम्यूट मतलब देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बंद कर दिया मैंने। मैं ये कह रहा था, जो क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की डेमो की क्लास कराई गई है और संस्कृत की भी होगी। तो इसके लिए आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको सही लगता है तभी क्लासें कंटिन्यू की जाएंगी, नहीं अगर आपको सही नहीं लगता क्लासें कंटिन्यू नहीं की जाएंगी। तो सारे लोग पर्सनल पर डेमो उसका फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो कंटिन्यू कराएंगे, नहीं सही लगेगा तो नहीं कराएंगे। तो ये फीडबैक आज ही दीजिएगा। आप क्लास के आफ्टर बाद फोन पर मैसेज करिएगा, सही है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना, जो भी आपको ठीक लगे। आपकी इच्छा से ही पढ़ाया जाएगा। फिर बाद में मत कहिएगा इसको ऐसे लेके आए उसको वैसे लेके आए। सब आपकी मर्जी से हो रहा, आपको अच्छा लगेगा तभी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है ना? एग्री है ना सब? दीपक जी वगैरह सारे लोग जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग क्लास। ठीक है। संस्कृत आप लोगों ने पढ़ी इससे पहले या नहीं पढ़ी भैया? नहीं, वो अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है एकेडमिक पढ़ी होगी सर, वैसे नहीं पढ़ी है। +2 तक जो भाषा में हिंदी में आती थी संस्कृत, तीसरा पेपर वही पढ़ा होगा जाता। जी जी। असल में क्या है कि इसमें सीटेट में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं संस्कृत भाषा से। 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपके एक गद्य होगा, एक पद्य होगा, और 15 नंबर जो बाकी शेष रह जाते हैं, शायद 8 क्वेश्चन गद्य से, 7 क्वेश्चन पद्य से। अब ये 8-7 का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, हो सकता है गद्य से दे दे या पद्य से दे दे। कुल मिलाकर 15 नंबर का आपका गद्य या पद्य आएगा और 15 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र आता है, पेडागॉजी।
तो यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाली बात है तो बहुत आसान से पैसेज रहते हैं वैसे, और बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहला पैसेज हम शायद आप लोग को शेयर कर दिया मैंने। ये पहला एक पैसेज है, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, इसका अर्थ निकालने के प्रयास करते हैं, फिर इसके प्रश्नों को हल करते हैं। बिंद पर्वतमालाया मध्य चित्रकूटम नाम तीर्थ स्थलम अस्ति। ये सीटेट में ही आया हुआ एक पैसेज है, चित्रकूट के विषय में आया हुआ था। तो इसका अर्थ शायद आप लोग सब लोग निकाल पा रहे होंगे कि बिंद पर्वतमालाओं के बीच में चित्रकूट नाम का एक तीर्थ स्थल है। मालाया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। शायद रूप की जानकारी है आप लोग को कुछ भी? मैं तो मान के चलिए कि संस्कृत 0 है, संस्कृत जी। कभी यूज नहीं की गई है, जो कभी एकेडमिक में 1-2 साल पढ़ी गई है, तो ये आप मान के चलिए कि 0 से स्टार्ट लेना है। तो भैया थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग उन्हें याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल तो बिल्कुल आसानी बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल बेस से ले चलिए, बिल्कुल बेस से ले चलिए। जैसे एक बेसिक चीज है राम का रूप। स्टार्टिंग से जितने- लीजिए। जी स्टार्टिंग से मैम हाँ एकदम। जी, स्टार्टिंग से लीजिए। जी, जी। संस्कृत जो है थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर आप ये करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आपके मतलब एक पर्सनली रिक्वेस्ट है। जी जी मैम। थैंक यू सर, कैरी ऑन। थोड़ा सा कुछ चीजें आप लोग को क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे राम शब्द है, तो अगर इसको हम जैसे शब्द है और इसको हम अलग अलग करेंगे तो रा प्लस बड़ा आ, माँ प्लस छोटा, है ना, इससे मिला करके 4 अलग अलग वर्णों में टूटेगा। राम शब्द में अगर आपके अक्षरों वर्णों की बात की जाएगी तो राम शब्द में 4 वर्ण होंगे, रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ धन छोटा। तो इस तरीके से 4 अलग अलग वर्णों में आएगा, जिसमें भी छोटा आ आएगा लास्ट में वो कहलाता आकारांत शब्द। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि जी हाँ यही रामा रामो रामा, रामम रामो रामान। तो राम के रूप में जैसे जो भी आ वाले शब्द आएंगे, जिनके भी लास्ट में आपको छोटा आ मिलेगा, वो सब राम के रूप के अकॉर्डिंग सर चलेंगे। 1 मिनट रोकेंगे आपको, सर 1 मिनट रोकेंगे आपको। जी, जी। क्या आप बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हैं रिटर्न, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है या मोबाइल पे? लेकिन वो बेहतर बनता। कल सर ये अरेंजमेंट बिना करते हैं बिना उसका। बिना डिस्प्ले के ये जो हलंत लगाते हैं ना, ये थोड़ा सा हाँ उस कठिन हो फोन में नहीं जाएगा। आएगा, वही थोड़ा सा जी, जी। मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि अगर विग्रह बताना पड़ेगा रा करके, या तो फिर वो जी, जी। पेन कॉपी से पिक्चर शेयर करा सकते जी अगर, जी जी। वो भी बड़ा तो आसान उसका होता है। कोई लेकिन आज उसका पहली कोई क्लास क्या में आपने कोई वो सारी पीपीटी चीजें है करते उसकी हैं। क्या? क्या जी, उसकी जी, कोई वो पीपीटी आपके पास है क्या? जी उससे संबंधित पीपीटी भी होनी चाहिए, और साथ में उसको आपको हिंदी थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है आज पढ़ाने में। नहीं, फिर मैं उससे संबंधित पीपीटी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। जी नहीं, आज पैरेलल में नहीं है जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना सर, तो जैसे आप आज मैं पढ़ा रहे हैं तो जी, जी। पैरेलल में पीपीटी पे वो चीज दिखती होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए। जैसे आपने ये गद्य वाला दिखा रखा है, इसी जी, तरीके से जी। आपकी पीपीटी शो हो और उस पे आप स्क्रीन रिकॉर्डर से लिखते जाइए, तो उससे जी, जी, क्या होगा ना, बिल्कुल। चीजें समझ में आएंगी। असल में आज मैं थोड़ा सोचा था कि आप लोग को पैसेज ही कराऊंगा, लेकिन जब ये पता चला कि मतलब ये छोटी छोटी चीजें जैसे चतुर्थी एक वचन का क्या शुरुआत है बिंदे पर्वत मालाया, तो इस वजह से मुझे पहुंचना पड़ा उसमें। नहीं तो मेरा तो उद्देश्य ये था कि सीधे पैसेज हम कराते जाएं एक, लेकिन ये जैसे छोटी छोटी बातें उसके साथ में संलग्न है, तो इनकी पीपीटी मैंने तैयार नहीं की है, तो कल मैं आपको इनकी पीपीटी भी तैयार करके आपको वो बेहतर उपलब्ध। रहेगा सर, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप पूरी बिल्कुल। तैयारी से आएंगे ना। क्योंकि जी, जी। अभी एक ऊपर से निकलेगा, तो हाँ हम ऐसे नहीं चाहते कि वो आज अभी आज एक जैसे एंट्रेंस जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहली जी, जी, छवि। जी, तो जब आप पहली छवि में आप सबको संतुष्ट कर ले जाएंगे, तो हो जी, सकता जी। है इस बार भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट अभी मैं ग्रेड जो केवल होता है आपको बहुत। ऐसा करता हूँ, इस पैसेज को पढ़ता हूँ, इसका संस्कृत में हिंदी में अर्थ बताता हूँ, और इसके साथ में इसके क्वेश्चन हल करा दे रहा हूँ। कल मैं आप लोग को पीपीटी उसकी तैयार करके, जो भी रूप है, वचन है, विभक्ति है, कारक है, इन सब के विषय में कल आपको पीपीटी तैयार करके मैं देता हूँ। तो जी आज जी इसको ठीक है सर। केवल पढ़ते हैं हम लोग और इसके प्रश्नोत्तर कराते हैं। तो पहला पैसेज जो है उसमें है विंध्य पर्वत मालाया मध्य चित्रकूटम नाम तीर्थ स्थलम अस्ति। विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य में चित्रकूट नाम का तीर्थ स्थल है। स्थान मिदम कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न अस्ति। यह स्थान एकदम कोलाहल से रहित, कोलाहल विहीन, मतलब जहां पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है,
प्रकृति सौंदर्य से संपन्न है। ये चित्रकूट नाम का जो स्थान है वो कोलाहल से रहित और प्रकृति सौंदर्य से संपन्न स्थान है। यत्र आगमनेन दर्शनेन च आनंदानुभूति जायते, यहाँ आकर के दर्शन मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति, चित्रकूट में सघन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वन है। यत्र बहवा निर्झरा सन्ति, यहाँ बहुत सारे निर्झर मतलब झरने, यहाँ पर बहुत सारे झरने भी हैं। सर्वत्रापि हरितमा राजते, सर्वत्रापि लिखा है तो त्रा का उच्चारण इसमें असमाहित है। सर्व अपि हरितमा राजते, हर जगह क्या है, हरितमा हरियाली विराजित है, विराजमान है, हर जगह हरियाली है। चित्रकूटक धार्मिकम सांस्कृतम च महत्वम विद्यते, चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक अत्यधिक महत्व है। कथ्यते यत सीता लक्ष्मणाभ्या सह वनवास काले श्री राम 11 वर्षाणि यावत चित्रकूटे एव निवास कृतवान, कहते हैं कि सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास काल में श्री राम 11 मतलब 11 वर्षों तक चित्रकूट में ही निवास किया। महर्षि अत्रि, साध्वी अनसुईया और अत्रैव तपस्या कृत्वा आत्मज्ञानम अल्भेताम, यहाँ पर भी अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनसुईया, यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या किया और अपने आप का ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं को जाना। यत्र अनेकानि दर्शनानि स्थलानि संति, यहाँ पर अनेक दर्शन के योग्य स्थल भी हैं। राम घट्टा मंदाकिन्या तटे राम घट्टा आसीत, यहाँ पर मंदाकिनी के किनारे रामघाट है। यत्र प्रयाणे तीर्थयात्रिणा संवर्धन भवन्ति, यहाँ पर इसके किनारे तीर्थयात्रियों का जमाव या तीर्थयात्रियों का एकत्र होना होता है। सायं काले मंदाकिन्या नीराजने समय मनोरम दृश्यम भवति, शाम काल पर मंदाकिनी नदी के किनारे बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। आगे है राम घाटात नीति दूर में जानकी कुंडम अस्ति, राम घाट से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे क्या है, जानकी कुंड है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति, इसमें वनवास काल में सीता यहीं पर स्नान करती थी। सघन वन मेव मध्य अनुसुईया आश्रम विद्यते, सघन वनों के बीच में मध्य में अनुसुईया आश्रम विराजमान है। यत्र पक्षुणा करलव निर्झन ध्वनिया शीतल वायुष्य मनासी रजंती, यहाँ पर पक्षियों की करलव मतलब पक्षियों को चहचहाना, झरनों की मधुर ध्वनि, शीतल वायु का प्रवाह है, मन को आनंदित कर देता है। यत देव मंदाकिनिया उद्गम स्थलम, यह ही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। जानकी कुंड समीपे एवं विशाला शिला दर्शनीयम वर्तते, जानकी कुंड के समीप ही एक विशाल शिला दर्शन करने के योग्य है। चित्रकूटः पंचकोश दूरम नैनाभिरामम सौंदर्य युक्त गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से 5 कोस दूर नैनों को अभिराम देने वाली सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थान भी है। यत् निरंतरम जलम प्रवहन्ति, यहाँ पर लगातार निरंतर अविरल रूप से जल बहता रहता है। तत्र हनुमान धारा स्थलम वर्तते, यहाँ पर ही हनुमान धारा भी है। यत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ पर ऊंचे स्थल पर जल का झरना है, यहाँ पर ऊंचे स्थल पर जल गिरता है। अब हमने इसको जान लिया है, तो अब ऐसा करते हैं, इसके प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यत्र अत्रागमनेन दर्शनेन चा किम भवति, यहाँ आकर के दर्शन करने से क्या होता है। कहाँ पर आकर के, चित्रकूट में आकर के दर्शन करने से क्या होता है। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हालांकि आंसर ही मेंशन किया हुआ है, तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो पैसेज की पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, यत्र आनंद
आनंद अनुभूति, आनंद की अनुभूति यहाँ पर दर्शन करने से प्राप्त होती है। सर स्लाइड पीछे भी चली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आकर के आनंद की अनुभूति हो सकती है। अगला है सीता लक्ष्मणाभ्यास सह का अत्र वशाम अक्रोध। सीता और लक्ष्मण के साथ आकर के यहाँ पर कौन निवास किया, कौन आकर के यहाँ पर सीता और लक्ष्मण के साथ में रहे। तो यहाँ पे आप लोग को उस पैसेज में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर सीता और लक्ष्मण के साथ में श्री राम आकर के रहे थे। बहुत इजी से प्रश्न रहते हैं, बहुत आसान है नंबर अचीव करना संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी 25 से 28 नंबर एकदम आसानी के साथ आप लोग गेन कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न रहेंगे और पैसेज में तो पूरे 15 में 15 नंबर मिलते हैं। बस आपको जो शिक्षण शास्त्र आता है उससे अगर आप अर्थ निकाल पाएंगे तो उसके में ही बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। अक्रोध इति पदस्य समानार्थकम पदम लिखित। अक्रोध जो पद है, इस पद का समानार्थक पद आपको लिखना है। तो अक्रोध पैसेज में अक्रोध की जगह पर क्या यूज किया गया है ये हमें थोड़ा देखना है। तो पैसेज में जो अक्रोध की जगह पर यूज, अक्रोध मतलब किया, तो किया शब्द इसमें अगर निकाला जाएगा, अक्रोध का मतलब होता है किया जैसे, तो करने का मतलब यहाँ पे निकाला जाएगा तो लिखितवान मतलब लिखना, लिख धातु है, लिखने से संबंधित है। पीतवान पीने से, पूर्णवान संपूर्ण करने से, कृतवान मतलब करने से। तो यहाँ अक्रोध शब्द जो है इसका जो समानार्थक पद है वो है कृतवान, मतलब किया गया। का नाम साध्वी तपस्या कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत। किस नाम की साध्वी ने तपस्या करके यहाँ पर आत्मज्ञान को प्राप्त किया। सबको पता है, एकदम आसान सा ऑप्शन है अनसुईया। अनसुईया ने यहाँ पर मंदाकिनी नदी के किनारे निवास किया है। करोति इति पदे का धातु वर्तते। करोति जो पद है इसमें कौन सी धातु है। अच्छा, एक चीज है, धातु मतलब होता है क्रिया। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसी तरह संस्कृत में जो होता है तो क्रिया को बोलते हैं धातु। तो जितनी भी हमारी धातु होती है, धातु का मतलब क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्र धातु है, क्र का मतलब होता है करना, तो करना क्रिया है। तो करोति, करोति का मतलब भी क्रिया है। तो करोति जो पद है इसमें कौन सी धातु होगी, तो करोति मतलब करना और क्री धातु मतलब करना। तो यहाँ पे पहला वाला इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। पढ़ धातु मतलब पढ़ना, लिख धातु मतलब लिखना, हंस धातु मतलब हंसना। तो करोति का मतलब है क्री धातु, क्री मतलब करना। रज्जन्ति इति पदस्य एक वचने का पदम भवति। रंजन्ति जो शब्द है, ये पद है जो, इसका एक वचन क्या होगा। तो क्रिया के रूप अगर आपको बहुत बचपन का थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो क्रिया के रूप चलते हैं पठती, पठता, पठंती। तो वही है यहाँ से रज्यति, रज्यता, रज्जन्ति। तो पहला रूप जो दूसरा वाला ऑप्शन है रज्यति, वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनसुयाश्रम कस्य नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। अनसुईया आश्रम जो है किसका उद्गम स्थल है। अनसुईया आश्रम किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अनसुईया जो आश्रम है उससे नदी निकली है कौन सी, मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिन्या, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल अनसुईया आश्रम है। चित्रकूटतः कियम दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट से कितनी दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थल है। तो मैंने बताया पंचकोश मितम, मतलब 5 कोस जो है दूर है चित्रकूट से गुप्त गोदावरी स्थल। तो पंचकोश मितम। अगला क्वेश्चन है चित्रकूटम नाम तीर्थ स्थलम कुत्रास्ति। चित्रकूट नाम का जो तीर्थ स्थल है वह कहाँ पर है। तो पहली लाइन में है विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य में। अरावली राजस्थान की है, पूर्व मालाएं पश्चिम मालाएं इनसे मतलब नहीं है। तो विंध्य पर्वतमालाएं के मध्य में चित्रकूट नाम का स्थान है। ये तो हो गया आपका गद्यांश कंप्लीट। अब अगला जो है पैसेज है, ये एक पद्यांश है। मेन काम इतना ही है कि इसका हम अर्थ निकाल पाए। अर्थ निकालने के बाद क्वेश्चनों को हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। प्रश्न इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखिएगा वो शब्द खुद ही उसका अर्थ बोलेंगे। केवलम जलपानेन समय स्यादा सुखम न तथा मृतपानेन व्यतीते समय भवेत। केवल जलपान
पीने मात्र से ही, अगर समय से हमें केवल पानी भर मिल जाए तो उसे पी करके हमें सुख की अनुभूति मिल जाएगी। लेकिन अगर समय बीत जाने के बाद अगर हमें अमृत पान करने को भी मिल जाए, ना तथा मृत पानेन, अमृत इसमें जोड़ दिया, तथा अमृत पानेन, ना तथा अमृत पानेन, इसमें आ का लोप हो गया, तथा के साथ में संधि हो गई है। ना तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवे। केवल असल में क्या है कि ये ग्रामर एक अलग कॉन्सेप्ट है और इसमें पैसेज वाला अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हम केवल अर्थ बताते हैं, चलते हैं आपको। ना तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवे, ना अगर आपका समय गुजर जाए, समय से अलग हो जाए, समय से देर हो जाए, उसके बाद आपको अमृत ही पीने को मिल जाए तो उस अमृत का कोई मतलब नहीं हो जाता, नहीं रह जाता है। सही समय पर पानी भी अमृत का काम करेगा और समय बीत जाने पर, हाँ बिल्कुल, जैसे तुलसी जल है ना, कि जैसे समय के साथ में अगर आपको पानी ही मिल जाएगा तो वो अमृत हो जाएगा, और समय के बाद अगर आपको अमृत ही मिल जाएगा तो वो आपको खुशी नहीं कर पाएगा, प्रसन्नता नहीं दे पाएगा। तो पहला श्लोक ये कहता है कि समय की बहुत, का वर्षा जब पुनि खेत सुखाने, का वर्षा पुनि समय बीत पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि समय बीत जाने पर कोई फायदा नहीं है। अगर समय से बारिश हो जाए तो कृषि पनप जाएगी, अगर समय के बाद बारिश होगी तो कृषि सूख जाएगी। उसी तरह ये है कि अगर समय पे हमें पानी भर मिल जाए तो हमें सुख प्रदान कर देगा, लेकिन समय बीत जाने के बाद अगर हमें अमृत भी मिलता है तो हमें सुख प्रदान नहीं करेगा। आगे क्या कह रहा है अगले श्लोक में, शायद आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। केवलम जलपानेन समय स्यादा सुखम, केवल जलपान ही हमें सुख प्राप्त करा सकता है अगर हमें समय पर मिल गया है, और समय बीत जाने पर अमृत भी हमें सुख प्रदान नहीं करा सकता। अगला श्लोक कह रहा है, महानतम प्राप्त सद्बुद्धि सत्य जनेन लघु जन्म यत्रास्ति सूचकार्थ कृपाणम किम करिष्यति। ये आप लोगों ने बहुत पहले सुन रखा होगा, जहां पर सुई काम करेगी वहां पर तलवार काम नहीं करेगी, और जहां पर तलवार काम करेगी वहां पर सुई काम नहीं करेगी। तो हर जगह पर व्यक्ति की उसकी उपयोगिता है, जिस जगह पर जो चीज की उपयोगिता होगी वही चीज उस जगह पर प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर आप कभी जीवन में महानता प्राप्त कर ले, महानतम प्राप्त सद्बुद्धि, अगर आप अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति जो सद्बुद्धि से युक्त है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में महानता को प्राप्त कर लेता है तो सत्य जनेन लघु जन्म, तब तो ऐसी स्थिति में भी वो जो महान व्यक्ति है, जो महानता प्राप्त कर लेता है लेकिन सद्बुद्धि से युक्त है, वो कभी भी छोटे लोगों को छोड़ता नहीं है, अपने से छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ता है। जो सद्बुद्धि वाला व्यक्ति है और महान है, ऐसा व्यक्ति कभी भी महान हो जाने पर जो छोटे लोग हैं उनको छोड़ता नहीं है, उनको अपने साथ ही रखता है। क्यों साथ रखता है? क्योंकि वो जानता है यत्रास्ति सूचकार्थ कृपाणम किम करिष्यति, जहां पर सुई का काम है वहां पर कृपाण काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जो सद्बुद्धि वाला जो महात्मा हो गया है, या कहें कि जिसके पास सद्बुद्धि है और बड़ा आदमी बन गया है, तो वो छोटे आदमी की भी कदर करता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जहां पर सुई का काम हो वहां पर सुई ही काम करेगी, वहां पर तलवार काम नहीं करेगी। अगला पैसेज क्या कहता है? अच्छा हाँ, एक शब्द का बताते हैं। महानतम मतलब होता है महान, प्राप्त मतलब प्राप्ति, जो इसने महानता प्राप्त कर रखी हो। सद्बुद्धि मतलब जिसने सद्बुद्धि को प्राप्त है, मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है और जिसने महानता को प्राप्त कर लिया है, मतलब अच्छी मति वाला महान पुरुष। सत्य जैन लघु जन्म, अगर यहाँ पर सत्य जैनम लघु जन्म मतलब सत्य प्राप्त कर लेने के बावजूद भी छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ता है ना। अगर सद्बुद्धि युक्त व्यक्ति है तो समय के साथ में वो छोटा अगर वो महानता को प्राप्त भी कर जाएगा तो अगर वो कभी भी छोटे व्यक्ति का त्याग नहीं करेगा। वजह केवल इतनी सी है, क्योंकि वो ये जानता है कि जहां पर जिस व्यक्ति की जरूरत होगी तो वहां पर वही व्यक्ति ही काम करेगा। अगर सुई की जरूरत है तो सुई काम करेगी, कृपाण की जरूरत होगी तो कृपाण। युद्ध भूमि पर सुई लेकर के नहीं उतरा जा सकता और किसी चीज को सिलने के लिए तलवार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले वाले का फिर से मैं अर्थ होता है दे रहा हूं। पहले वाला कह रहा है केवलम जलपानेन समय, केवल जलपान करने के समय, केवल जलपान मात्र से ही, केवल जलपान मात्र से ही स्यादा दाता सुखम, आपको जलपान ही
अगर समय पर मिल जाए, पानी अगर आपको समय पर प्राप्त हो जाए तो वही आपको सुख पहुंचा देगा। लेकिन समय बीत जाए, ना तथा अमृत पाने, लेकिन उसके बाद अगर समय बीत जाए और समय बीत जाने के बाद अमृत पानेन, समय बीत जाने के बाद अगर आपको अमृत का पान भी करा दिया जाए, अमृत भी मिल जाए, तो वो अमृत आपको सुख पहुंचा नहीं सकता, वो अमृत आपको सुख प्राप्ति नहीं करवाएगा। पहला श्लोक ये कहता है। दूसरा वाला क्लियर है सबको, या दूसरा वाला फिर से बताऊंगा आप लोग को? अच्छा, तीसरा, अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? भविष्य काल कार्येषु सदा व्याग्रो अस्ति योजना। भविष्य काल के कार्यों को लेकर के हमेशा ही जो लोग व्यग्र रहते हैं, परेशान रहते हैं, भविष्य की सोचकर या भविष्य की चिंता करते हुए जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, भविष्य का सोचते हैं और भविष्य का सोचकर जो लोग परेशान होते हैं, विनष्टम कुर्ते तेन वर्तमानस्य जीवनम। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग केवल विनष्टम मतलब नष्ट करते हैं, कुर्ते माने करते हैं, तेन माने अपना, वर्तमान मतलब वर्तमान का जीवन, वर्तमान का जीवन बर्बाद करते हैं। भविष्य काल के कार्यों को लेकर के परेशान रहने वाले लोग केवल अपना वर्तमान ही खराब करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भविष्य काल के कार्यों को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य काल के कार्यों को लेकर के परेशान होने वाले लोग केवल अपना वर्तमान को खराब करते हैं। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़े। इनमें से किसी का अर्थ किसी को पूछना हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं किसी भी श्लोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर पुरतः पर्वतम वीक्षम न चिखेद सरित जलम पद वाधा मिच्युत्यैव यति मागांतरम प्रति। क्या कह रहे हैं? पुरतः पर्वतम, पूरी तरह से पर्वतों पर घिर जाने पर भी, नदी जो है, नदी अगर पुरतः मतलब चारों ओर से पर्वतों से बीच मतलब घिर जाने पर भी नदी का जल जो है रुकता नहीं है। वो क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पूरी तरह से पर्वतों के बीच में आ जाने पर भी नदी का पानी कभी रुकता नहीं, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति करिए, पद बाधा मिच्युत्यैव, पद में आए हुई बाधा को, यति मार्गतम प्रति, नदी के मार्ग में अगर कोई बाधा आ जाती है तो नदी क्या करती है? अन्यत्र से कहीं से अपने मार्ग को ढूंढ ही लेती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अब इसका दूसरा अर्थ ले लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो मुसीबत में घिर जाने पर भी क्या करता है? बगल से निकल के कोई एक नया रास्ता तलाश कर लेता है, उस मुसीबत का हल, कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। वही ये कह रही है कि नदी चारों तरफ से पहाड़ों से घिर गई, मतलब मुसीबत में घिर गया। तो ऐसी स्थिति में नदी क्या करती है कि पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता निकाल लेती है। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अगर मुसीबतों से घिर जाता है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। क्लियर है ये सभी को? तो आगे बढ़े, या इसमें आप लोगों को कोई अर्थ पूछना हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर फलानाम पर पीड़ाया दृश्यते यावती रुचि ना तथा वैश्व के कार्य स्वकीय वर्तते कज। जो क्या कह रहा है? खलानाम पर पीड़नाम दृश्यते यावती रुचि, मतलब जो खल होते हैं, खल मतलब दुष्ट, मूर्ख। तो जो मूर्ख प्रवृत्ति के व्यक्ति है या जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, पर पीड़ाया मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचाते समय बहुत, दृश्यते यावती रुचि, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। दूसरे को दुख पहुंचाने में, दूसरों को दुख देने में या दूसरों को दुख प्राप्त करते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। ना तथा आवश्यक के कार्य स्वकीय वर्तते कुछ कश्चित, है ना। और वो अपना क्या करता है? अपने आवश्यक कार्य को भी छोड़ देता है केवल ये देखने के लिए कि दूसरा किस तरीके से परेशान हो रहा है। उसे अपने कार्य से कोई मतलब नहीं है, अपने किए से कोई मतलब नहीं है। उसे केवल मतलब है कि दूसरे को पीड़ा किस तरीके से हो रही है, दूसरे की पीड़ा को आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, वो आनंद लेता है, मजे लेता है। क्लियर है इसका अर्थ भी? चलिए आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सूचिका कार्य क्षेत्र का समर्था ना। सूचिका मतलब सुई,
सूचकाग्र मतलब वही है जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन ने कहा था, सूचकाग्र मतलब सुई के आगे वाले भाग पे, तो वही कह रहा सूचकाकार क्षेत्र का समर्थन ना। सूचका मतलब सुई के कार्य क्षेत्र में क्या समर्थ नहीं है, सुई जहां पर प्रयोग होगी तो उसका मतलब वहां पर क्या प्रयोग नहीं हो सकता, कृपाण प्रयोग नहीं हो सकती। तो सूचका कार्य क्षेत्र का समर्थन ना, तो इसका मतलब है कृपाण। सुई के कार्य क्षेत्र में कृपाण तलवार का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भविष्य काल कार्येषु सदा व्यग्र जना किम विनिष्टम करोति। भविष्य काल के कार्यों में सदा व्यग्र रहने वाले, व्यग्र मतलब परेशान रहने वाले लोग क्या नष्ट करते हैं। तो भविष्य काल के कार्यों की चिंता करने वाले लोग केवल अपना वर्तमान खराब करते हैं। तो वर्तमान जीवनस्य, वर्तमान जो जीवन है उसको वो अपना नाश करते हैं। सम्मुखम इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम। सम्मुखम जो सम्मुखम मतलब होता है सामने, सामने जो शब्द है इसके पर्याय पद के रूप में इस श्लोक में क्या प्रयोग किया गया है। जो श्लोक है उस श्लोक में सम्मुख शब्द के पर्याय के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो सम्मुख, इसमें ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया है। सम्मुख का यहाँ पे पर्ता मतलब होता है चारों ओर, है ना। तो सम्मुख मतलब सामने और पर्ता मतलब चारों ओर, पुरता मतलब, हाँ पुरता सही कर दिया है। तो पुरता मतलब यहाँ पे हो गया सामने की ओर। सम्मुखम, सम्मुखम मतलब सामने और पर्ता मतलब हो गया चारों ओर, तो ये गलत आंसर होगा। पुरता मतलब सामने होता है, सर्वता मतलब सब जगह होता है, पृष्ठता मतलब पीछे की ओर। तो सम्मुखम का जो सही बनेगा वो पुरता बनेगा, पुरता मतलब सामने। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। दृष्टा इति पदस्य पर्याय पदम लिख। दृष्टा जो है इस पद का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है कि दृष्टा जो है इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो वीक्ष मतलब भी होता है देखना, वीक्ष मतलब देखकर, तो वीक्ष जो है दृष्टा का पर्यायवाची है। और उसमें पैसेज में अगर आप देखेंगे जो पद दिए गए हैं उसमें वीक्ष का प्रयोग किया गया है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अलग से क्वेश्चन नहीं देखने, पैसेज में ही सर्च करना है सब कुछ, पैसेज में ही आपको मिल जाएगा। खलानम कुत्र रुचि वर्तते, मूर्खों की रुचि कहाँ पर होती है। तो मूर्खों की रुचि बताया दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, तो पर पीड़याम दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में मूर्ख की रुचि होती है। थोड़ा सा सही बताइए, इसको पीछे हम पैसेज देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, बता दूंगा। अच्छा, समय जलपानेन किम भवति। समय पर जलपान न कर पाने से क्या होता है। समय पर जल अगर मिल जाए आपको तो क्या होगा। समय पर अगर आपको जल पीने के लिए जलपानेन मतलब जलन कहन करने के लिए मिल जाए तो क्या होगा। समय पर अगर जल भी मिल जाएगा तो आपको सुख पहुंचाएगा, तो यहाँ पर सुखम हो जाएगा, है ना। इस समय पर अगर जल मिल जाएगा तो वो भी सुख पहुंचाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अगले जो आपको कल मैं ज्यादा बना के लाऊंगा, 3-4 पैसेज 5 पैसेज तक कोशिश करी जाएगी कि 4-5 पैसेज। और ग्रामर वाला पोर्शन भी है, तो थोड़ा सा ग्रामर को हम अलग से, कुछ जरूरी टॉपिक हैं जैसे कारक वाला टॉपिक है तो वो बहुत आवश्यक है। तो कारक वाला को टॉपिक हो गया, क्रिया रूप हो गए, संज्ञा के रूप हो गए, सर्वनाम के कुछ रूप हो गए। ये थोड़ा सा आपको मैं याद करने के लिए कह दूंगा, तो आप लोग बेहतर याद कर लेंगे, तो फिर वो आसान होगा चीजों को समझने में। तो इस तरीके से करते हैं, आज के लिए यहीं तक करते हैं। धन्यवाद सर। आपसे यही कहना है, बस स्टार्टिंग से थोड़ा ले लीजिएगा। जी मैम जी, पैसेज कल से मैं पीपीटी तैयार कर लूंगा, तो स्टार्टिंग वाली जो शब्द रूप वगैरह याद कराने हैं वो सारा सब कुछ दे देंगे मैम। तो जो भी क्रिया के रूप है, धातु के रूप है, शब्द रूप है, ये सब याद करने वाला होता जाएगा, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। क्यों मोनिका मैम की क्लास कल होगी, आज मोनिका मैम की क्लास नहीं थी, संस्कृत का डेमो था इसलिए।